जय भारत बच्चा लोग। आज के लेक्चर में हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ का एप्लीकेशंस देखेंगे ना। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ को कैसे लिखना है वो हमने सीख लिया है। तो जैसे हमने गॉस लॉ में क्या किया था, एक बार तो तुमने गॉस थ्योरम पढ़ लिया था, तो हमने अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एट डिफरेंट पॉइंट्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था, है ना। जैसे एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ऐसी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी, है ना। यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग वाली अलग अलग चीज़ें नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली सब कुछ कंडक्टिंग ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हम वो वाला पार्टीशन नहीं करेंगे ना कि कौन सा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कौन सा कंडक्टिंग स्फीयर है। यहाँ पे बेसिकली हमें पढ़ना है ना सिलेंडर्स में, ठीक है। हॉलो पाइप्स, सॉलिड पाइप्स। तो पाइप क्या होते हैं? पाइप सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे सिलेंडर्स हम इनफाइनाइट मान के चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, कैसे कैसे अलग अलग शेप्स हैं और अलग अलग पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहला तुम्हारा जो शेप है वो है हॉलो करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, है ना। इसको तुम शेप नंबर 1 बोल सकते हो, है ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग है, क्लियर। लॉन्ग सिलेंडर उसने बोल दिया तो इसका मतलब सिर्फ लॉन्ग भी लिखा होता तो भी तुम उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग समझते, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट ना, ये नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा होगा ना। मतलब ये जो सिलेंडर है ये इधर नीचे भी जा रहा होगा इन्फिनिटी तक और ऊपर की तरफ भी ये जा रहा होगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, अलग अलग पॉइंट पे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला इसमें सीरियल नंबर क्या है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ पे स्मॉल आर क्या है इसको डिफाइन कर लो। हर जगह स्मॉल आर यही होगा, है ना। स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, है ना। सिलेंडर के एक्सिस से डिस्टेंस, अगर इस सिलेंडर का मैं एक्सिस ड्रॉ करूँगा तो वो एक्सिस ऐसा ड्रॉ होगा ना सेंटर से, इसका मतलब स्मॉल आर इस एक्सिस से डिस्टेंस की बात की गई है, ठीक है। तो अगर वो बड़ा है कैपिटल आर से, है ना, तो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, ये हॉलो पाइप है तो सिर्फ सरकमफेरेंस पे ना, ऐसे पाइप होगा तुम्हारा और सिर्फ सरकमफेरेंस पे करंट फ्लो कर रहा है। डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर है कि करंट जो है वो सिर्फ सरकमफेरेंस में फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन उसने किधर का दिया है करंट का, ऊपर की तरफ, क्लियर। ऐसे ऐसे करके करंट, और करंट ऐसे गोल गोल नहीं घूम रहा, ऐसे गोल नहीं घूम रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, चारों तरफ से सरकमफेरेंस में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है ना। ये एरोज का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन बता रहा है तुम्हें, ठीक है। तो अगर हम सर्किटल लॉ लिखे हैं ना, उधर कैलकुलेशन किया हुआ है, बट देखो क्या लिखना है हमें लिखना है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। तो तुम देखो, जब वो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर बोल रहा है, इसका मतलब वो ये वाले सर्कल को हमें लूप लेना पड़ेगा ना, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर मतलब वो आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहा है। तो दैट मीन्स एट दिस पॉइंट ये जो तुम्हारा लूप है ये हमारा एम्पियर्स लूप या एम्पियर्स सर्किट होगा, है ना। बाहर का पॉइंट लिया उसने ना, जस्ट तुम थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, बस वो पाइप के बाहर है, जस्ट, क्लियर। अब इक्वेशन लिखना है तो b डॉट डी एल क्या हो जाएगा, b इंटू 2πr। ये b इंटू 2πr डायरेक्टली कैसे हो गया ना, ये b इंटू 2πr डायरेक्टली कैसे हो गया। इंटीग्रेशन dl जो है, इंटीग्रेशन dl किसका इंटीग्रेशन होता है, उस लूप का लेंथ, है ना। तो लूप का लेंथ रेडियस अगर स्मॉल आ रहा है तो 2πr हो गया। वो डायरेक्टली 2πr हमने कैसे लिख दिया, इसका मतलब ज़रूर क्या है, हर जगह b और dl के बीच में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री का, है ना। तभी डॉट dl cos 0 हर जगह क्या हो गया होगा, 1। अब क्यों हुआ ऐसा मैं तुम्हें ये समझा सकता हूँ, देखो, है ना। लेट अस से अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ, जस्ट इस लूप के इस पॉइंट पे जहाँ पे वो लूप क्या कर रहा है, अंदर की तरफ घुस रहा है। तो तुम देखो यहाँ पे अगर मैं करंट देखूँ ना, तो करंट कैसा है, करंट मेरा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और पॉइंट यहाँ आ गया ना, ये पॉइंट है, देख लो ध्यान से। अगर मैं इस पॉइंट को, पिंक वाले पॉइंट को ड्रॉ करूँगा तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो मुझे बताओ इस जगह पे dl का डायरेक्शन क्या है। dl का डायरेक्शन, कौन से dl की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं वो जो लूप के ऊपर dl होता है उसकी बात कर रहा हूँ, समझ आया। एक दो dl कहाँ से आ गए, एक dl वो भी याद करो था dl क्रॉस आर, बायो सेवर्ट लॉ वाला dl। उसमें जो dl होता था वो करंट का डायरेक्शन होता था।
एम्पियर सर्किट लॉ में जो डीएल है वो उस लूप में तुम एंटी क्लॉकवाइज क्या मान रहे हो। तो चलो मान लो मैंने क्या मान लिया कि यहाँ पे जो तुम्हारा डीएल है लेट अस से उसकी दिशा ऐसी है, ठीक है, ऐसा, मतलब अगर मैं उसे ऊपर से देखूंगा है ना, अगर मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे ऐसा घूमता हुआ दिखाई देगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स इस पॉइंट पे जो डीएल है वो अंदर जा रहा होगा, है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे घूम रहा है, ये पार्ट बाहर है बोर्ड के और बाकी का जो डॉटेड पार्ट है वो बोर्ड के पीछे है, मतलब यहाँ पे जो डीएल है इस पॉइंट पे वो ज़रूर अंदर जा रहा होगा ना, क्योंकि ऐसे घूम के यहाँ से वो बाहर निकल रहा है और इस पॉइंट पे वो अंदर घुस रहा होगा, तो वो डीएल का डायरेक्शन हो गया। इस पॉइंट पे डीएल का डायरेक्शन क्या हो गया, इनटू द प्लेन, है ना। वही सेम चीज़ मैंने इधर ड्रॉ की है। अब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो तुम, क्या होगा देखो ध्यान से, ऊपर डीएल जा रहा है, आर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर वो भी इनटू द प्लेन हो गया ना। इस पॉइंट पे इस करंट के कारण, है ना, ये हमारा करंट है, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डीएल क्रॉस आर इनटू द प्लेन, मतलब इस पॉइंट पे बी भी इनटू द प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द प्लेन है और डीएल वेक्टर भी इनटू द प्लेन है यहाँ। क्यों, क्योंकि मैंने डीएल ऐसे माना, समझ आ गया। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, हर जगह पे बी डी के बीच का एंगल सेम ही होगा, तो सारे डीएल को तुम ऐड कर दोगे एक साथ, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2πr। ऐसा गॉस लॉ में क्या सिमिलैरिटी थी, गॉस लॉ में ये ई और डीए के बीच का एंगल सेम होता था ना हर जगह, इसलिए जो लूप ले रहे हैं हम सिमेट्रिक ले रहे हैं ना, सर्कल के शेप में, वहाँ पे हम स्फीयर में स्फीयर लेते थे, है ना। अब देखो, है ना, b इंटू 2πr इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट इंटू आई इन, ठीक है। म्यू नॉट इंटू आई इन में क्या करना है अपने को। अच्छा, तुम्हारे माइंड में कहीं ये डाउट तो नहीं आ रहा कि सर अगर हमने ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देख करके लग रहा है, अगर उसे हमने क्लॉकवाइज लिया होता तो क्या होता, बोलो अगर ये लूप मैंने क्लॉकवाइज लिया होता तो यहाँ से डीएल क्या हो रहा होता, बाहर आ रहा होता ना डीएल वेक्टर, है ना, इस पॉइंट पे डीएल वेक्टर बाहर आ रहा होता, ठीक है। तो डीएल बाहर आ रहा होता, बट मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द प्लेन नहीं होता। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डीएल क्रॉस आर से निकलता, ठीक है। कौन सा डीएल, करंट की डायरेक्शन वाला डीएल, तो इनटू द प्लेन होता। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाता, 180 डिग्री, तो ये माइनस बी इंटू 2πr होता। लेकिन एक माइनस फिर आरएचएस में भी आता, क्यों बताओ, क्योंकि अगर तुमने क्लॉकवाइज लिया होता तो क्लॉकवाइज के केस में प्लस साइन किस करंट के ऊपर लगाते, जो इनटू द प्लेन जा रहा है, बट यहाँ पे देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मतलब ये वाला करंट अगर मैं क्लॉकवाइज ले लूँ तो ये करंट जो है आउट ऑफ द प्लेन है, तो मुझे उसके सामने आरएचएस में भी एक माइनस लगाना पड़ता, तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाते। समझ आई बात, तो आंसर तुम्हारा फिर भी सेम ही आता। तो वो जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बट एक्चुअल में तुम्हें हमेशा याद रखना है कि सिमेट्रिकल सर्किट हम लूप ऐसा ही लेते हैं एम्पियर सर्किट, कि बी और डीएल के बीच का एंगल हर जगह सेम रहे। मैंने यहाँ चेक करके तुम्हें बताया, तुम और भी किसी पॉइंट पे चेक करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे डीएल आउट ऑफ द प्लेन है ना, तो अगर तुम इस वायर के करंट यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, वो आउट ऑफ द प्लेन ही आएगा, मतलब वहाँ भी डीएल और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो ये हो गया तुम्हारा b इंटू 2πr म्यू नॉट आई इन। बोलो अगर आई करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्कमफेरेंस पे, तो अगर मैंने लूप ऐसे बाहर लिया है उससे, मतलब पूरा का पूरा आई करंट अंदर आ गया ना लूप के, तो म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या है, आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल सर्कमफेरेंस, पूरे सर्कमफेरेंस पे आई डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब अगर तुम इस सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, अगर तुम उस सिलेंडर को ऊपर से देखोगे ना तो तुम्हें एक सर्कल दिखाई देगा जिसमें करंट्स जो है वो इस तरीके से हर पॉइंट से ऊपर बाहर की तरफ आ रहा होगा, तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई देगा। समझ आई बात सभी को। और ये मेरा एक्सिस है, हमने लूप कहाँ पे लिया, हमने एम्पियर्स लूप स्मॉल आर डिस्टेंस ऐसा लिया विच इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये हमारा लूप है, दिस इज माई लूप। तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा जो करंट है, ये पूरा का पूरा करंट आई अंदर आ गया ना, है ना, ये यूनिफॉर्म, ये टोटल मिला करके करंट आई है, ये सारे के सारे करंट मिला करके करंट आई है। तो मेरा पूरा करंट अंदर आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने जो आर लिया है वो आउटसाइड लिया है। क्यों आउटसाइड लिया, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड ही आउटसाइड पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। समझ आया, ये मैं क्या डेरिवेशन कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। तो वही चीज़ें देखो इधर भी लिखी है, इंटीग्रेशन वी डी एल हो जाएगा और इंटीग्रेशन डी एल 2πr हो जाएगा।
तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें b की वैल्यू क्या मिलेगी, म्यू नॉट आई बाई 2πr। ध्यान रखना ये जो r है ये स्मॉल r है जो वेरिएबल है यहाँ पे, ये कैपिटल R नहीं आया इस क्वेश्चन में। कैपिटल R क्वेश्चन नहीं, इस फॉर्मूले में कैपिटल R एक कांस्टेंट है, कैपिटल R इस सिलेंडर का रेडियस है, बट स्मॉल r क्या है, एक्सेस से डिस्टेंस, तो वो वेरिएबल है। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, y ऊपर है, यहाँ पे वेरिएबल x नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। आएंगे ग्राफ पे भी, है ना, इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। इनसाइड पॉइंट पे कितना होगा बताओ, बोलो अगर सारा का सारा करंट सरकमफेरेंस पे है तो अगर मैं अंदर एक लूप लूँ यहाँ पे अंदर, तो इस लूप के अंदर कोई भी करंट है क्या, नहीं, तो ये तुम्हारा इसमें I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो B का वैल्यू क्या हो गया इनसाइड में भी 0। तो इनसाइड पॉइंट वाला तुम खुद से लिखोगे, समझ आया, इनसाइड पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या होगी 0, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे किया हुआ R लेस देन R, देख लो सिंपल सा, करंट 0 है और ये हमारा ग्राफ। जब तक हम कैपिटल R तक ना पहुँचे हैं ना, जब तक हम इनसाइड पॉइंट पे हैं तब तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है, ग्राफ यहाँ चल रहा है। जैसे ही तुम आउटसाइड पॉइंट पे पहुँचे ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ये हमारा ग्राफ है। क्लियर सभी को ये वाली चीज़, तो ये अपना ग्राफ है फॉर B वर्सेस R। ऐसा ही ग्राफ हमने कंडक्टर्स और स्फीयर्स के लिए भी बनाया था ना, कंडक्टिंग स्फीयर्स, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स, सब के लिए। तो ये तुम्हारा हॉलो सिलेंडर का टोटल ग्राफ, O से लेकर पॉइंट A तक, O से लेके पॉइंट A तक ये इनसाइड पॉइंट का ग्राफ है, और पॉइंट B से लेके पॉइंट C तक ये आउटसाइड पॉइंट का ग्राफ है। क्लियर सभी को। अब अगर करंट, अब अगर तुम्हारे पास सॉलिड पाइप है और करंट पूरे वॉल्यूम में फ्लो कर रहा है, समझ आया, इसका मतलब अगर तुम इसे ऊपर से देखोगे सिलेंडर को तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, अगर तुमने इस सिलेंडर को ऊपर से देखा तो तुम्हें सरकमफेरेंस पे तो करंट दिखाई देगा ही देगा, है ना, लेकिन साथ ही साथ पूरे इस क्रॉस सेक्शन एरिया से भी करंट बाहर आता हुआ दिखाई देगा। ये सिचुएशन होगा अगर तुमने इसको ऊपर से देखा ना, ये सारा का सारा करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब उसने इसके लिए क्या डिफाइन किया, अब तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें फिर से मालूम है, तुम्हें क्या करना है, एक इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला बनाना है जब इनसाइड पॉइंट हो स्मॉल r, और दूसरा तुम्हें फॉर्मूला क्या बनाना है, आउटसाइड पॉइंट का, है ना, दूसरा फॉर्मूला तुम्हें बनाना है आउटसाइड पॉइंट का, जब ये आउटसाइड हो स्मॉल r, है ना, बड़ा हो, तो आउटसाइड पॉइंट में पूरा का पूरा करंट अंदर आ जाएगा, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला बनेगा। इनसाइड पॉइंट में हमें इस करंट डेंसिटी का यूज़ करना पड़ेगा, है ना, तो कैसे करोगे ध्यान से देखो, है ना, क्या करोगे तुम बताओ, इसका कैलकुलेशन किया हुआ है, बट अगर मुझे इनसाइड पॉइंट का करना है ना, इनसाइड पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो अपना एम्पियर सर्किट है वो इतने रेडियस का बनाना पड़ेगा, और आई इन अब क्या हो जाएगा, वही करंट जो इस रेड वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, और उसको कैसे निकालना है वो तुम्हें पता है, करंट पर यूनिट एरिया क्या है, I बाई पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल करंट I है और इस पर्टिकुलर सर्कल का जो रेडियस है ना, इस सर्कल का रेडियस अगर कैपिटल R है तो ये करंट डेंसिटी हो जाएगी ना, जो इस क्रॉस सेक्शन से बाहर की तरफ आ रही है। तो स्मॉल r के अंदर कितना करंट होगा, मतलब I इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए I इन क्या हो जाएगा, वो होगा टोटल I बाई पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, ये करंट डेंसिटी है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना करंट, वो ये है, बट हमें कितने मीटर स्क्वायर का करंट चाहिए, हमें तो पाई आर स्क्वायर का करंट चाहिए, तो I इन की वैल्यू दिस मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब I इन की वैल्यू हो जाएगी I इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझ आया, वेयर स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और आउटसाइड पॉइंट के लिए I इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पूरा का पूरा I, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट में तुम जब लूप बनाओगे तो तुम कैसा लूप बनाओगे, तुम ऐसा लूप बनाओगे ना, ये मेरा आउटसाइड, बट तुम देखो अब इस लूप के अंदर सारा का सारा करंट आ गया, तो I इन की वैल्यू I होगी। अब तुम फटाक से इक्वेशन लिख करके तुरंत आंसर निकाल सकते हो ना, देख लो,
जो तुम्हारा वैल्यू है इनसाइड पॉइंट है ना, आर लेस देन इक्वल टू आर, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, इनसाइड। तो इनसाइड पॉइंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इनसाइड पॉइंट में जो करंट फ्लो कर रहा है देखो ये वही वैल्यू है ना, म्यू नॉट इंटू आई है ना, ये वैल्यू आई होगी, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है जो मैंने पीछे पेज में लिखा था ना, दिस वैल्यू आई है ना, आई, ये जे है तुम्हारा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिस ब्रैकेट के अंदर क्या है, जे। तो ये वैल्यू तुम्हारा आ गया आई इन है ना, ये इंटू दिस। तो तुम्हारा जो फॉर्मूला आया वो कितना आया, म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। अभी आई बाई पाई आर स्क्वायर को तुम जे लिख सकते हो है ना, तो बी का फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट जे आर बाई 2। और तुम्हें इसे इसी फॉर्मेट में याद रखना है। किस फॉर्म में याद रखना है तुम्हें, v इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर बाई 2, वेयर जे इज क्या, करंट डेंसिटी। यहाँ पे उसने उसे एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा है, वो उसे जे क्रॉस आर कह रहा है। जे क्रॉस आर वो इसीलिए कह रहा है ना, क्योंकि अगर करंट डेंसिटी और जो तुम आर वेक्टर ड्रॉ करोगे, आर क्या है, एक्सिस से डिस्टेंस, अगर ये दोनों पैरेलल हो गए, अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, कैसे देखो है ना, मुझे बताओ आर तो वेक्टर अभी मैंने ऐसे ड्रॉ किया ना, अगर करंट डेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है इस वायर में वो ऐसे ऊपर ना फ्लो करके ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो मुझे बताओ अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब सारा का सारा करंट इस लूप, जो लूप तुमने बनाया है ना, उस लूप को मैं ड्रॉ करता हूँ, ये जो लूप बना है यहाँ पे, इस लूप के हर पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा ना करंट। तो जिस पॉइंट को करंट क्रॉस करता है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उस करंट के कारण क्या होती है, जीरो होती है। वही चीज़ उसने यहाँ ना क्रॉस प्रोडक्ट से समझाने की कोशिश की है कि अगर करंट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब दोनों वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल। तो अगर करंट और आर वेक्टर पैरेलल हो गया तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो इस केस में ये जो करंट है वो इन लूप के पॉइंट्स को क्रॉस कर जाएगा ना, अगर करंट ऐसे पास कर रहा है तो, है ना, लूप तुमने अंदर बनाया और करंट भी ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो जो इसका मतलब कि जितना भी करंट यहाँ से पास कर रहा है ना, तो कैसा होगा, लूप तुम्हारा ऐसा और करंट उसको क्या कर रहा है। दूसरा तरीका तुम एक और क्या सोच सकते हो कि करंट उसका ऐसे टच करके पार कर रहा है उसको। तो अगर करंट सारा का सारा टच करके पार कर रहा है तो आई इन तो जीरो हो गया ना। आई इन क्या होता है, जो करंट उस लूप को क्रॉस करता है ऐसे। अगर ये मेरा लूप है और करंट ऐसे है तो ये आई इन काउंट होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये लूप को पूरा क्रॉस करके जा रहा है। लेकिन अगर ये लूप है और करंट ऐसे पार हो जाए तो ये करंट तो लूप को क्रॉस ही नहीं कर रहा है ना। तो ये वो केस है जब आर वेक्टर और जे वेक्टर क्या है, पैरेलल, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बट वो तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम हमेशा फॉर्मूला म्यू नॉट जे आर बाई 2 याद रखना। क्रॉस प्रोडक्ट से अधिक तुम्हें क्या मिलेगा, उसका डायरेक्शन, बट वो निकालने का तरीका तुम्हें आता है, तुम डीएल क्रॉस आर से इजीली निकाल सकते हो, है ना। जैसे अगर इस पर्टिकुलर में अगर मैं ये करूँ, देखो है ना, अगर मैं इस पर्टिकुलर में ये बोलूँ कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए इस पॉइंट पे, और अगर सारा का सारा करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इनमें से ना कोई भी एक करंट ले लो। करंट पूरे में ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होगा ना, पूरे में, तुम इनमें से ना कोई सा भी एक करंट ले लो, कोई सा भी, ठीक है। लेट अस से तुमने अंदर वाले पॉइंट के कारण करंट ले लिया, क्लियर। अब अगर तुमने डीएल क्रॉस आर किया तो तुम्हें वो डायरेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। डीएल क्रॉस आर अगर तुमने किया तो तुम्हें डीएल क्रॉस आर से वैल्यू मिल जाएगी ना। देखो डीएल ऊपर की तरफ जा रहा है और आर इधर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, इनटू द प्लेन, क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें बस क्या याद रखना है, तुम्हें वो फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, म्यू नॉट जे आर बाई 2। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। ये यहाँ स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। मुझे बताओ इस फॉर्मूले में y और x के बीच में रिलेशन कैसा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देखो। ये r जो है ये x का रोल प्ले कर रहा है और ये y का, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि ये सिर्फ y इक्वल टू mx का ग्राफ है, क्लियर सभी को। आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या करना है, वही पुरानी पूरी की पूरी सेम कहानी। आउटसाइड पॉइंट में क्या होगा वैल्यू, आउटसाइड पॉइंट पे वैल्यू होगा तुम्हारा म्यू नॉट इंटू आई। तो ये पूरा का पूरा करंट तुम्हारा
अंदर आ जा रहा है। तो तुम ना इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को देखो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसमें तुम्हें ये बात पता चल रही है, देखो ना, b इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना, देखो ये बना, दिस इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। बोलो ये इक्वेशन बनेगा ना, म्यू बी इंटू टू पाई आर, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट की। तो b इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b की वैल्यू क्या बन गई, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। मतलब b और r के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो आउटसाइड पॉइंट के लिए ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और इनसाइड वाले के लिए ऐसा ग्राफ है। क्लियर सभी को ये चीज़। तो ये तुम्हारा इस सिंपल सा इक्वेशन है, इसी को वहाँ पे उसने क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में लिखा। तुम देखो अगर तुम ये j क्रॉस r करते हो और इस पर्टिकुलर डायग्राम में, है ना, तुम देखो j ऊपर की तरफ है और r इधर है ना, ये j का डायरेक्शन है और ये r का, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो j क्रॉस r यहाँ कितना हो जाएगा, वो j इंटू आर हो जाएगा। और ये j इंटू आर मतलब ऊपर वाला r और नीचे वाला एक r कैंसिल हो जाएगा ना। करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ये ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये एक्सप्रेशन है ना, ये वाला म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, जिससे तुम्हें ग्राफ पता चलेगा। फिर भी मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, म्यू नॉट आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर इंटू जे इंटू आर। तो एक आर और एक आर कैंसिल हो गया, तो बताओ ये क्या बचा, ये बचा म्यू नॉट आर स्क्वायर जे बाई टू इंटू आर। अब तुम जे की जगह क्या लिख सकते हो, आई बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। तो तुम जे की जगह लिख सकते हो आई बाई पाई आर स्क्वायर, याद रखना है कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि करंट डेंसिटी है उस पर्टिकुलर वायर का। और नीचे में तुम्हारा एक 2r पहले से था। तो तुम देखो क्या क्या कट गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और बचा क्या तुम्हारे पास, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। देखो वही एक्सप्रेशन आ गया ना जो मैंने तुम्हें बोला था, जो इंपॉर्टेंट वाला है। क्लियर सभी को ये चीज़। तो ये तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, है ना, कि आउटसाइड पॉइंट का जो फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, जब होलो वायर भी था, जब होलो वायर था तो आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बना, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। होलो वायर में आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। सॉलिड वायर में भी आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बना, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। इसका मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए वायर होलो हो या सॉलिड, वो कैसा एक्ट करता है, वो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह एक्ट करता है। याद करो ये पॉइंट सिमिलर है ना गॉस लॉ से। गॉस लॉ में क्या हुआ था, गॉस लॉ में होलो हो, स्फीयर या सॉलिड हो या कैसा भी हो, आउटसाइड पॉइंट के लिए वो सब के सब एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करते थे, है ना। उसी तरह यहाँ पे तुम्हारा करंट जो सिलेंडर में फ्लो कर रहा है, वो सिलेंडर होलो हो या सॉलिड हो, सबका जो फॉर्मूला आ रहा है वो सेम आ रहा है। किससे, अगर तुमने इसकी एक्सिस पर एक इनफाइनाइट वायर ले लिया होता जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा होता, तो आर डिस्टेंस पे जो बी का फॉर्मूला होता है वो ये सेम ही होता है ना, एक सिंगल इनफाइनाइट वायर के कारण। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फॉर आउटसाइड पॉइंट सिलेंडर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। बस सिंगल वायर की तरह वो एक्ट करता है एक सिलेंडर। समझ आई बात। आओ, जो हमने फॉर्मूले पढ़े ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो वो क्या बोल रहा है कि दो वायर्स हैं, केबल्स मतलब कोएक्सियल केबल्स मतलब दो वायर्स, मतलब एक वायर तुम्हारा ऐसा, ये बीच वाला, और उसके बाहर ना एक वायर और है, इस तरीके से, है ना, अंदर एक वायर है और बाहर एक वायर है। कोएक्सियल मतलब दोनों का एक्सिस सेम है। बाहर वाला वायर जो है वो ये बाहर वाले कलर से डिनोट हो रहा है ना, दो तुम्हारा शेडेड रीजन है, ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का, और अंदर वाला वायर जो है वो ऐसा है। इसका मतलब बाहर वाला वायर है वो होलो है ना, बाहर वाला वायर है वो होलो, और ये जो अंदर वाला तुम्हारा ये वायर है ये सॉलिड है ना, ऐसा वो दिख रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा अंदर का वायर है और ये तुम्हारे बाहर का वायर है। बट बाहर वाला वायर है तो होलो, लेकिन कुछ थिकनेस है उसका, है ना, कुछ थिकनेस है उसका। वो ये कह रहा है, क्या थिकनेस है वो देखो कह रहा है, रेडियस ए, मतलब इनर जो वायर है तुम्हारा, है ना, अगर मैं इस वायर को यहाँ पे पूरा ड्रॉ करूँ, लेट अस से ये मेरा इनर वायर है, इसका रेडियस वो बता रहा है ए, लेकिन जो तुम्हारा आउटर वायर है उसका कुछ थिकनेस है, और उस आउटर वायर के बारे में उसने क्या बोला है कि उसका जो इनर रेडियाई है वो बी है
और जो उसका आउटर रेडियस है वो सी है। ये चीज़ें उसने बताई। इसका मतलब आउटर वाले वायर का कुछ थिकनेस है ना। और करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है? इनर वायर करंट कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट आई नॉट। ठीक है, इनर वायर में इलेक्ट्रिक करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है। तो मान लो इनर वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऐसे पूरा में आई नॉट है ना, मैं सिर्फ क्रॉस क्रॉस बना रहा हूँ, है ना। ये वायर कहाँ से कैसा है? वायर तुम ऐसा मान के चलो ये पूरा ऐसा इनफाइनाइट है ना बोर्ड से बाहर, और ये वाला भी जो होलो वायर है वो भी ऐसा इनफाइनाइट है बोर्ड से बाहर, और बोर्ड के पीछे भी, दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ये एक अंदर वाला जो वायर है वो भी इस तरीके से है इनफाइनाइट, और जो बाहर वाला वायर है वो भी इनफाइनाइट है। तुम सिर्फ उसका क्या देख रहे हो? क्रॉस सेक्शन देख रहे हो सामने से कि वो देखने में कैसा है, बट है सब के सब इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर्स। क्लियर सभी को ये? तो ये उनका क्रॉस सेक्शन है। तो ये जो वायर है इसमें मैंने करंट क्या मान लिया कि यहाँ पे बोर्ड के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ये टोटल जो करंट है वो आई नॉट है ना, जो बोर्ड के अंदर जा रहा है। वो कह रहा है एंड द आउटर शेल कैरीज एन इक्वल करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो आउटर शेल है वो उतना ही करंट है उसमें, लेकिन वो किस डायरेक्शन में? वो आउटर डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट में, मतलब जिस दिशा में करंट अंदर वाले वायर में, उसके ऑपोजिट दिशा में करंट बाहर वाले वायर में। तो ये सारा का सारा करंट बोर्ड के बाहर आ रहा है, और ये जितना करंट है ये बोर्ड के अंदर जा रहा है। क्लियर सभी को ये डायग्राम? अब हमें क्या करना है, हमें अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। उसने 4 क्वेश्चन पूछे हैं तुमसे, ठीक है, A B C and D, और ये वो चारों क्वेश्चन के डायग्राम है। पहला जो पॉइंट है वो x लेस देन a है, मतलब अंदर वाले वायर के अंदर। तो देखो यहाँ जो सर्कल बना है, ये वाला सर्कल है ना, वो अंदर वाले वायर के अंदर। ठीक है, दूसरा है x बिटवीन a एंड b। तो बिटवीन a एंड b मतलब बताओ क्या? इसका मतलब अंदर वाले वायर के बाहर, बट बाहर वाले वायर के अंदर, मतलब वो कहीं इस रीजन की बात हो रही है, ये वाला जो रीजन है ना, इस पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही है वो। क्लियर है ना? अंदर वाले वायर और बाहर वाले वायर के बीच का जो होलो स्पेस है, तो देखो वहां पे ये लूप बना दिया उसने कि यहां तुम्हें बताना है। थर्ड क्या है? बिटवीन बी एंड सी। इसका मतलब क्या है? बाहर वाले वायर के अंदर, है ना। बिटवीन बी एंड सी मतलब क्या? वो इतने दूर में किसी पॉइंट पे पूछ रहे हैं ना तुम्हें, तो देखो उसका लूप भी यहाँ पे बना दिया पॉइंट सी में। पॉइंट डी में क्या है? बाहर वाले वायर के आउटसाइड पॉइंट पे। ठीक है, तो एक एक करके हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देखो, है ना, आ जाओ। सबसे पहले बताओ, अंदर वाले वायर के अंदर तो क्या करना है मुझे? इक्वेशन लिखते हैं सीधा, है ना, कोई डरने की बात नहीं है। हम सॉल्व कर करके बिल्कुल गॉस लॉ में इन क्वेश्चंस का बहुत प्रैक्टिस किया हमने। पार्ट ए में जब ये अंदर है, ठीक है, तो बोलो अंदर वाला, उस डायग्राम को हम लोग इधर राइट साइड में एक बार बना लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ याद रहे कि ए बी और सी क्या है। ये तुम्हारा रेडियस ए है, और ये बाहर वाला वायर जिसका रेडियस ये वाला बी है, और आउटर मोस्ट वाला सी है। ठीक है, इसमें करंट इनटू द प्लेन जा रहा है और इसमें करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। ठीक, बोलो अंदर वाले वायर में, तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर ले लोगे तुम, अंदर वाला, है ना, अंदर पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा? b इंटू 2 इंटू स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। मुझे बताओ क्या मैं आई इन का एक्सप्रेशन सही लिख रहा हूँ? आई नॉट बाई पाई ए स्क्वायर। ये क्या है? ये करंट डेंसिटी है अंदर वाले वायर का। हमें कितने दूर में चाहिए? हमें चाहिए पाई इंटू आर स्क्वायर में। समझ आया? ये मेरा आई इन हो गया फॉर पॉइंट एक्स लेस देन ए। तो तुम देखो यहाँ पे इक्वेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इधर ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा b का वैल्यू क्या आया? b का वैल्यू आया म्यू नॉट आई नॉट, एक r भी कैंसिल हो गया, ये r और ये r, ऊपर एक r रह गया, और डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। ये आया b का वैल्यू। ये कौन से करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया? क्या सिर्फ अंदर वाले करंट के कारण? नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड आया ड्यू टू ऑल द करंट प्रेजेंट एवरीवेयर, बाहर वाले के कारण भी और अंदर वाले के कारण भी। यही तो जबरदस्त मजा है गॉस थ्योरम और एम्पियर सर्किटल लॉ का।
करंट हम लिखते सिर्फ इनसाइड वाला है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड होता सबके कारण है ना। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई एट इनसाइड पॉइंट। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ये, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है आर। सेकंड बताओ, सेकंड बहुत इजी है। इसके अंदर कितना करंट है बताओ, ये वाले लूप के अंदर। अब ये आर हो गया मेरा, तो पूरा आई नॉट करंट है ना उसके अंदर। तो बी पार्ट बहुत इजी है ना। बी पार्ट में क्या होगा, बी इंटू 2πr, ये हो गया तुम्हारा LHS, और म्यू नॉट इंटू आई नॉट। आई इन पूरा का पूरा आई नॉट जो है वो उस आर के अंदर आ गया ना, है ना। आई नॉट कहाँ फ्लो कर रहा था, यहाँ, तो पूरा का पूरा जो आई नॉट है वो क्या हो गया, आर के अंदर आ गया। तो यहाँ से तुम्हें जो बी का इक्वेशन मिला छोटा सा प्यारा सा, वो क्या मिल गया, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2πr। ये तुम्हारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। समझ आई बात सभी को। अब थर्ड पार्ट, हाँ थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है ना। तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, देख लो ना। थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतने पार्ट को तुम लोग नोट कर लो, फिर इसे इरेज करके फिर मैं थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करूंगा अभी, है ना। ठीक है, आ जाओ थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, जो थर्ड पार्ट है तुम्हारा, उसमें जो तुम्हारा करंट है ना, वो अंदर वाला भी है और बाहर वाला भी है ना। करंट जो है वो कैसा है, वो अंदर वाला भी है और बाहर वाला भी है। क्यों, क्योंकि जो थर्ड पार्ट में तुमने लूप बनाया है वो ऐसे पॉइंट पे बनाया है जिसमें इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है अंदर वाले में, जो ये वाला करंट है वो भी उसमें आ जा रहा है और ये वाला करंट भी उसमें आ जा रहा है। बट ये वाला जो करंट है बाहर में, उसका कुछ पार्ट ही उसमें आ रहा है। ठीक है, तो आई इन कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो है ना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले कौन सा करंट कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो है ना। मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से देखो, मैं कौन सा करंट कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो इधर, मैं करंट कैलकुलेट कर रहा हूं ये वाला पहले। ठीक है, मैं इतनी दूर का करंट कैलकुलेट कर रहा हूं। क्लियर सभी को। आर क्या है, यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस आर है ना। जो हमारा एम्पियर्स लूप है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वही एम्पियर लूप बनाएंगे ना, तो वहां बना दिया मैंने। अब उतना करंट कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान से देखो। बोलो, ये जो रेडियस है उसके अंदर वाला जो रेडियस है ना, जो उसके अंदर वाला रेडियस है यहां तक, ये कौन सा रेडियस है, ये बी है। ये कौन सा रेडियस है, बी है। तो मुझे सिर्फ इतने दूर का करंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे आउटर मोस्ट रेडियस क्या है, वो सी है ना। सबसे आउटर मोस्ट जो रेडियस है वो क्या है, वो सी है। तो मुझे बताओ, जो बाहर वाला वायर है, सिर्फ बाहर वाला, क्या उसमें भी आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, हाँ। तो जो बाहर वाले वायर का करंट डेंसिटी होगा, जो बाहर वाले वायर का करंट डेंसिटी होगा, क्या वो आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई इंटू सी स्क्वायर माइनस पाई इंटू बी स्क्वायर होगा। बोलिए, समझ आया। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बाहर वाले वायर का करंट डेंसिटी निकाला। सिर्फ बाहर वाला वायर मतलब क्या, सिर्फ इतना, जिसका इनर रेडियस बी है और आउटर रेडियस सी है। तो उसका करंट डेंसिटी अगर मुझे निकालना था, तो उसमें जो ये आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है पूरे में, है ना, ये जो पूरा आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, वो कितने एरिया में कर रहा है, इतने एरिया में ही कर रहा है ना। पाई सी स्क्वायर मतलब बाहर के सर्कल का एरिया, माइनस उसमें से पाई बी स्क्वायर माइनस कर दो, तो तुम्हें ये वाला एरिया मिल जाएगा ना। समझ आई बात। तो उस एरिया में आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, मतलब पर मीटर स्क्वायर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई नॉट बाई पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। बट मुझे आई इन चाहिए, ये तो करंट डेंसिटी हो गया। मैं कौन सा आई इन निकाल रहा हूँ, ओनली दिस रेड शेडेड वाला ना। तो मैं उसको आई इन ना बोल के, लेट अस से मैं उसको आई वन बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे है इतना, सिर्फ जो मैंने रेड शेडिंग किया। वो पूरा आई इन क्यों नहीं है, क्योंकि देखो तुम्हारा जो एम्पियर्स लॉ है उसके अंदर, जो एम्पियर्स लूप है उसके अंदर ये वाला करंट भी आ रहा होगा ना, तो ये करंट भी तुम्हें उसमें ऐड करना पड़ेगा इनटू द प्लेन वाला। अभी मैं सिर्फ आउट ऑफ द प्लेन वाला निकाल रहा हूँ, आई वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई नॉट बाई इतना, ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर में बाहर वाले सरफेस में करंट। बट हमें बाहर वाले का 1 मीटर स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, हमें कितना चाहिए, हमें ये जो रेड शेडिंग मैंने की ना उतना चाहिए। तो वो कितना एरिया है, देखो ध्यान से,
वो एरिया है पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू पी स्क्वायर, ये उतना एरिया है ना। ये वाला सर्कल बाहर के सर्कल का एरिया, कौन सा बाहर का सर्कल, जो एम्पियर्स लूप है, माइनस जो अंदर वाला एरिया है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे ये रेड वाला एरिया मिल जाएगा ना, जो मैंने शेडिंग किया है। तो ये मेरा एरिया है जिसमें वो करंट फ्लो कर रहा है और ये मेरा करंट डेंसिटी है। दैट मीन्स जो I1 की वैल्यू है जो इस रेड वाले रीजन में फ्लो कर रही है, जो आउट ऑफ द प्लेन है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई I0 इंटू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये I1 की वैल्यू आ गई। तो I इन कितना होगा बताओ, I इन कितना होगा, क्योंकि ये जो करंट है ये आउट ऑफ द प्लेन है और जो बाकी का I0 है, ये वाला I0, ये कैसा है, ये इनटू द प्लेन है। तो मान लो मैं आउट ऑफ द प्लेन वाले को, लेट अस से मैं करंट जो मेरा ये जो लूप मैंने बनाया है ना, लेट अस से इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आउट ऑफ द प्लेन के सामने मैं क्या साइन लगाऊंगा, पॉजिटिव, और जो इनटू द प्लेन जा रहा है उसके सामने क्या साइन लगाऊंगा, नेगेटिव। दैट मीन्स जो मेरा I इन है टोटल वो क्या हो गया, वो हो गया I1 माइनस I0, है ना। उस I इन के अंदर क्या क्या आ गया ना, देखो मैं यहाँ पे तुम्हें वो लूप बना के दिखाता हूँ, ये वो लूप है ना, दिस इज दैट लूप, ये जो मेरा एम्पियर्स लूप है, उसमें ये जो करंट है ये इनटू द प्लेन है अंदर, है ना, और यहाँ पे जो करंट है ये सारा कैसा है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो वही मैंने कैलकुलेशन किया, तो I1 माइनस I0, I0 कौन सा है, इनटू द प्लेन, ये पूरा करंट है ना, और I1 क्या है, जो उतनी दूर में आ रहा है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे रेड शेडिंग की। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा अपना, ये अपना वैल्यू आ जाएगा I1 मतलब दिस माइनस I0, तो दिस माइनस I0 करोगे तो क्या आएगा, I0 कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1। तो इससे अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा I0, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ना, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आया तुम्हारा फाइनल I इन का, I इन का जो वैल्यू आया वो आया I0 आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये I इन का वैल्यू आया। बस अब कुछ नहीं, एम्पियर्स लॉ लगाओ, B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इन, और यहाँ से अपने B की वैल्यू निकाल लो। समझ आया सभी को, उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा किस पॉइंट पे, उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा एनीवेयर ऑन दिस लूप, एनीवेयर ऑन दिस लूप ना, ये जो लूप हमने ड्रॉ किया है उसमें कहीं पर भी, एनीवेयर ऑन दिस लूप, कहीं पर भी, है ना, अंदर जो लूप है उसके B और C के बीच में। क्लियर सभी को, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का, ठीक है। लिख ले क्या आंसर, म्यू नॉट I इन की वैल्यू हो गई I0 आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2πr, ये वैल्यू हो गया तुम्हारा थर्ड पार्ट का आंसर। क्लियर सभी को, करंट निकालो, यूनिटरी मेथड लगाओ और एम्पियर सर्किटल लॉ में डाल दो ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, टफ क्वेश्चन नहीं है। क्लियर। फोर्थ पार्ट बोलो, फोर्थ पार्ट में कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत है क्या, क्या फोर्थ पार्ट में कैलकुलेशन की ज़रूरत है, नहीं है। ये जो I0 करंट है ये इनटू द प्लेन है, और बाहर वाला जो I0 करंट है ये आउट ऑफ द प्लेन है। तो मुझे बताओ, ये भी I0 और ये भी I0, तो इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन बट टफ क्वेश्चन नहीं है ना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्पियर सर्किटल लॉ का कुछ थोड़ा सा एप्लीकेशन और करेंगे। जय भारत।